हेलो फ्रेंड्स, साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो कि डेफिनेटली ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं यहाँ ना केवल आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, बल्कि समझा करके याद भी करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड्स कि 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सामने रहे तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपली आपको क्या करना है कि 120 वाट को सिंपली गुना कर देना है 8 घंटे से। ठीक है, कितना घंटे से? 8 घंटे से गुना आप करते हो तो 12 8 96 कितना आ जाता है? 96 आ जाता है और एक जीरो। ठीक है, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे घंटा है। तो वाट घंटा को हमको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड लगा देना है। जब 960 को 1000 से आप डिवाइड लगाते हो तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 अंक के बाद आपको पॉइंट बिठा देना है। 2 अंक के बाद आप पॉइंट बिठाते हो तो सिंपली आ जाता है 0.96 kWh। ठीक है, 0.96 kWh। और फ्रेंड्स kWh को यानी किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक है, आपके घर में जो आपका मीटर लगा होता है उसमें kWh के अंदर ही जो बिलिंग आता है वो kWh में ही होता है और kWh को ही यूनिट्स कहा जाता है। तो ये बल्ब जो है वो एक दिन में 0.96 यूनिट बिजली जो है वो खपत करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा? तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले 1/6 है। इस वजह से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले 1/6 है और इसी कारण से वहां पे भार जो है वो 1/6 होगा। अब कहने का मतलब ये है भाई कि पृथ्वी पे आपका वजन मान लो कि 60 kg है। वजन ना फ्रेंड्स, भार। ठीक है, भार समझिएगा कि भार जो है पृथ्वी पर आपका 60 kg है। आप चंद्रमा पे जाते हो तो आपका भार जो है वो कितना हो जाएगा? आपको 6 से डिवाइड कर देना होगा। आपका भार जो है वो 10 kg होगा। एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, भार और वजन में अंतर है, भार और द्रव्यमान में अंतर है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका द्रव्यमान 60 किलो का है तो आप 60 किलो के ही रहोगे, परंतु भार परिवर्तित होते रहता है क्योंकि भार जो है वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले 1/6 है। इसी वजह से आपका भार जो है वो चंद्रमा पे जो है वो 10 kg हो जाएगा यदि आपका भार पृथ्वी के ऊपर 60 kg का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स हैलोजन का मतलब को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हैलो का मतलब होता है नमक। ठीक है, हैलोजन पूरा शब्द की नमक फॉर्मेशन करने वाले तत्व। तो भाई नमक फॉर्मेशन करने वाले तत्व मुख्य रूप से हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपने कई बार टीवी में प्रचार भी देखा होगा कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, ताकि घेंघा वेंघा रोग जो है वो ना हो। तो जो 17वां ग्रुप है ना फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी का, उसमें से मुख्य रूप से यही तत्व को रखे गए हैं और इसीलिए 17वां ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 17वां ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। और कौन कौन से तत्व हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टिनिन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्लांट बॉडी जो कि जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप प्लांटी ग्रुप पढ़े होंगे, उसमें से आपको पढ़ाया गया होगा थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसमें से थेलोफाइटा ग्रुप के अंदर जितने भी पेड़ पौधे अथवा जीव जगत होते हैं वो जड़ में, तना में अथवा पत्तियों में अलग नहीं हो पाते हैं। वो एक ही शरीर के अंदर उनका जड़, तना अथवा पत्ता एक ही शरीर के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से इसके अंदर आने वाले पेड़ पौधा होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, यूलेथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, अल्वा हो गया, आपका कारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा स्पाइरोगायरा और अल्वा। ये दोनों का दोनों जो है फ्रेंड्स वो जड़ और तना अथवा पत्ती में विभाजित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है श्रवणीय रेंज से नीचे की आवृत्तियों के साथ ध्वनि के तरंगों को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि यदि 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि रहे
तो उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। हिंदी में उसको कहा जाता है अवश्रव्य। वहीं फ्रेंड्स 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज, ठीक है, 20,000 हर्ज तक के ध्वनि को यहाँ पे इसको कहा जाता है ऑडिबल रेंज। ठीक है, यानी कि श्रव्य ध्वनि। वहीं फ्रेंड्स 20,000 हर्ज से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ज से ऊपर के ध्वनि को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ना तो हम लोग इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं और ना ही अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं, हम लोग केवल ऑडिबल रेंज के ध्वनि को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि श्रवणीय यानी कि जो आप सुन सकते हो उसके नीचे के रेंज को क्या कहा जाता है? तो उसके नीचे के रेंज को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में पूछ देता तो आपको आंसर करना होता अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो भाई ऑप्शन है डॉबे राइनर, मोसले, मेंडलीव। तो आपको याद रखना है कि डॉबे राइनर और मेंडलीव के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वो मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया गया था। यहाँ आपसे पूछा है परमाणु संख्या के आधार पे, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मोसले। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पे आधारित है। खोज किसने किया? तो हेनरी मोसले ने। कब खोज किया? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब रहता है, ठीक है, जो 100 वाट का बल्ब रहता है, उसमें से मुख्य रूप से आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन गैस भरने के पीछे मुख्य रीजन ये है कि जो उसके अंदर जो जलता है, जो टंगस्टन रहता है, उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए, मतलब वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ जाए। इस वजह से उसके अंदर जो है वो निष्क्रिय गैस, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, आर्गन गैस को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, लड़कों के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे कि गुप्तांगों में अथवा कई जगहों पे बाल का आ जाना, छाती का चौड़ा हो जाना, मसल्स बिल्डअप हो जाना, ये कौन से हार्मोन की वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और मुख्य रूप से ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ से इसका निष्कासन होता है? तो वृषण से इसका निष्कासन होता है। वहीं फ्रेंड्स एस्ट्रोजन की बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे कि स्तनों का विकास होना, तो इन सभी जो गतिविधि होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो पाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारे प्रश्नों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके दिमाग में छप गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।